नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 15वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूएई अरब वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये जो बैराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है ये यूएई का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और अरब वर्ल्ड में पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। लोकेशन भी आप देख सकते हो मैप में, ये यूएई है और यहाँ पे है ये बैराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ये अबू धाबी है। यहाँ पर नीचे सऊदी अरेबिया, ये कतर है, यहाँ पर ऊपर ईरान है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल भारत एयर फाइबर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज को लॉन्च किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अकोला में। देखो, भारत एयर फाइबर सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? बीएसएनएल के द्वारा, एज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। एम क्या है? देखो, इस सर्विस के अंतर्गत बीएसएनएल लोकेशन से 20 किलोमीटर की रेंज में वायरलेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सकेगी, मतलब इंटरनेट चलाया जा सकेगा जहाँ पे बीएसएनएल लोकेशन है, मतलब जहाँ पे बीएसएनएल के इक्विपमेंट पड़े हैं वायरलेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके आसपास 20 किलोमीटर रेंज में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी और स्पीड भी अच्छी होगी, 100 Mbps। इसका देखो एक सीधा सीधा फ़ायदा जो आपके जहन में आया होगा वो ये होगा, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में भारत एयर फाइबर फैसिलिटी की सहायता से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी। ये सर्विस कंप्लीटली वायरलेस होगी और देखो जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा उतना ही कम स्पीड आएगी। मान लीजिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स पड़े हैं भारत एयर फाइबर के, तो आगे आगे जाएंगे तो डेफिनेटली जो स्पीड है वो घटेगी ना, लेकिन 5 किलोमीटर तक 10 Mbps की स्पीड आ सकेगी। और दूसरा ये होगा कि प्लान काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं अगर कोई कस्टमर इस सर्विस का लाभ उठाना चाहता है। बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके मुकाबले में प्लान सस्ते हैं। अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग है। बीएसएनएल अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स की सहायता से ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा देश के विभिन्न लोकेशंस पर। ये कौन होंगे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स? इनको देखो आप फ्रेंचाइज की तरह मान लीजिए, जैसे अलग अलग शहरों में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज हैं, अलग अलग ब्रांड्स की फ्रेंचाइज हैं, ठीक उसी मॉडल पे ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स काम करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इब्राहिम अलकाजी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इनकी डेथ हो गई। इन्होंने देखो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर के तौर पर सबसे लंबे समय तक काम किया। इनको फादर ऑफ इंडियन थिएटर के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने इंडियन थिएटर को रेवोल्यूशनाइज किया। कैसे? इनके आने से पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रीजनल लैंग्वेजेस में प्ले नहीं परफॉर्म होते थे, लेकिन इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्लेस को स्टार्ट करवाया। और देखो, रूपवेद प्रतिष्ठान द तनवीर अवार्ड के ये फर्स्ट रिसिपिएंट थे। इनको ये अवार्ड मिला 2004 में। इन्होंने जो थिएटर में कंट्रीब्यूशन दिया लाइफ भर, उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द थिएटर के लिए था। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा देखो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू थिएटर के लिए इन्हें संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी रिसीव हुई थी। देखो काफ़ी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई एप्लीकेशन सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती हैं। इवेंट्स भी होते रहते हैं, वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज होती रहती हैं, डेज भी आते रहते हैं, आज ये डे है कल वो डे होगा, तो ये रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करनी होती है ना, तब आपको पता होना चाहिए, मतलब स्पून फीडिंग के बजाय आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। और इसका देखो सबसे बेहतर तरीका यही है पता लगाने का कि आप पुराने जो पेपर्स हैं उनको समय समय पर ज़रूर एनालाइज कीजिए। हर संडे या फिर जब भी आपको समय लगे
रेगुलरली आप पुराने पेपर्स को एनालाइज कीजिए, आपको आइडिया होता रहेगा कि यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन किस प्रकार के करंट अफेयर पे पूछती है। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। समझ गए? हमें थोड़ा सा ज़्यादा कवर इसलिए कवर करना पड़ता है ताकि कुछ भी छूट ना जाए, बट आप अपनी तैयारी के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। जो भी आपको इररिलेवेंट करंट अफेयर्स लगते हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसीलिए मैं समय समय पे आपको बताता हूं कि इस करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो कम है, ताकि आपके पास अगर टाइम कम है तो उसे आप एलिमिनेट कर सको। अब बात करें इस एप्लीकेशन की है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को यह आदेश दिया है कि आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए बायोमेडिकली वेस्ट को ट्रैक करने के लिए। इस एप्लीकेशन में क्या होगा, देखो, जो भी वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, और जो भी उस वेस्ट को कलेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल बॉडी, सबको इस एप्लीकेशन में डेटा फीड करना होगा। अगर हॉस्पिटल है तो उसको ये बताना होगा हमने ये वेस्ट जनरेट किया है, और उसी सिटी की जो म्युनिसिपैलिटी है वो बताएगी कि हाँ हमने ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट कर लिया है। फ़ायदा इसका ये होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट जिससे अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने का खतरा रहता है उसको सही ढंग से डिस्पोज किया जा सकेगा। तो ये है कोविड-19 BWM ऐप। इसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूके की सरकार ने 3 मिलियन पाउंड का एक इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है इंडिया में। एम ये है हमारे देश में एकेडमिया में या फिर इंडस्ट्री में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि कोविड-19 जैसे ग्लोबल चैलेंजेस या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में स्टेप्स उठाए जा सकें। फंड देखो यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इस यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था 2018 में इंडिया और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। एक और प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, प्रोजेक्ट निर्माण श्री। ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था उड़ीसा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में। एम ये था महिलाओं को एम्पावर करना, उनको स्किल्स प्रोवाइड करके हाउसिंग सेक्टर में। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया। ये एक हाउसिंग फोकस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस निर्माण श्री प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसान रेल के बारे में है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने बजट में अनाउंस किया था इस ट्रेन के बारे में, और अब फर्स्ट किसान रेल जो है चल चुकी है। हाल ही में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फर्स्ट किसान रेल का इनाग्रेशन किया। पहली किसान रेल कौन से स्टेशन के बीच चली है? महाराष्ट्र के देवलाली से लेके बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच। अब क्वेश्चन उठता है कि किसान रेल का काम क्या होगा, स्पेशली क्यों चलाई गई है किसान रेल? क्या ये किसानों को लेके जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर? इसका आंसर है नहीं। ये रेल जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर दूसरे जो पेरिसेबल आइटम्स है जिनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगी। और इन ट्रेन्स में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी ताकि जो पेरिसेबल आइटम्स हैं वो ख़राब ना हों। ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। सरकार चाहती है 2022 से पहले किसानों की इनकम को डबल किया जाए। तो फ़ायदा इसका ये होगा, अभी तो ये सिर्फ पहली ट्रेन चलाई गई है, देश के और भी इलाकों में ऐसी ट्रेन चलेंगी तो किसान अपनी फसल उस मार्केट में भेज सकेंगे जहां उनको उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। मतलब कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी फसलों को, पेरिसेबल आइटम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। सरकार अभी इस रेल की काफ़ी पब्लिसिटी कर रही है। लोकल फार्मर्स को, लोडर्स को, इंडिविजुअल्स को, इवन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ में भी इन रेल्स के बारे में बताया जा रहा है, ताकि अब मान लीजिए देखो कई बार ऐसा होता है किसान छोटा है, उसका पास इतनी फसल नहीं है कि वो इस रेल में अपनी फसल को बुक कर सके दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। तो काफ़ी सारे जो लोकल ट्रेडर हैं वो एक साथ मिल के
अपने सामान को भेज सकते हैं दूसरी जगह पर। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। बाकी थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन भी है कि वीकली बेसिस पे चलेगी और अगर अच्छा रिजल्ट आया तो मॉडिफिकेशन के बाद सरकार रेगुलर भी चलाएगी और देश के दूसरे इलाकों में भी चलाएगी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कुदेरमुख नेशनल पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटक की सरकार ने हाल ही में कहा, अगर देखो कुदेरमुख नेशनल पार्क के बॉर्डर के साथ लगता 1 किलोमीटर के एरिया को अगर इको सेंसिटिव जोन इस्टेब्लिश किया जाता है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात कर्नाटक की सरकार के द्वारा इसलिए कही गई क्योंकि कुदेरमुख नेशनल पार्क के आसपास वाले एरिया को इको सेंसिटिव जोन इस्टेब्लिश करने का विरोध कर रहे थे कुछ लोग। इस नेशनल पार्क की हम बात करें, कर्नाटक में है। ये एग्जिस्टेंस में आया शुरुआत में एज ए रिजर्व फॉरेस्ट 1916 में, लेकिन 1987 में इसे 1987 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स तुंगा, भद्रा और नेत्रावती ये इसी पार्क से ओरिजिनेट होती हैं। फोना की बात करें, वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, मालाबार जाइंट स्क्विरल, कॉमन लंगूर, स्लोथ बियर, घोर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और स्लोथ बियर ये सब यहाँ पे मिलते हैं। पार्क देखो 4 रेंजेस में डिवाइडेड है। पहली रेंज कुदेरमुख, दूसरी कैरेकेटे, तीसरी कलासा और चौथी सिमोगा। कदम्बी जो वाटरफॉल्स हैं वो इसी कुदेरमुख नेशनल पार्क में आते हैं। चलते हैं आगे। आर्टिकल लोया जिरगा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में अफगानिस्तान में लोया जिरगा बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी ये डिसाइड करने के लिए कि तालिबान के 400 प्रिजनर्स को छोड़ा जाए या फिर ना छोड़ा जाए। तो अगर यूपीएससी पूछे लोया जिरगा क्या है, ये देखो अफगानिस्तान में एक मास नेशनल गैदरिंग होती है जिसमें बहुत सारे लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग धर्मों के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लीडर पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब लोया जिरगा की मीटिंग में बहुत सारे ट्राइबल लीडर, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, विभिन्न एथनिसिटी के लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे लोया जिरगा की जो मीटिंग होती है इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है इस बॉडी की। सदियों पुरानी ये बॉडी है जो कि डिसीजन लेते आई है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। तो अफ़गानिस्तान के लोगों की विल को दर्शाती है ये बॉडी लोया जिरगा। हालांकि आज के समय में तो आपको पता है जैसे पार्लियामेंट बन चुकी है अफ़गानिस्तान में भी, तो इस बॉडी के जो डिसीजन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट इस बॉडी की काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल मिलेनियम अलायंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिलेनियम अलायंस राउंड 6 और कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड सेरेमनी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई। इस सेरेमनी में 5 फोकस एरियाज में 49 इनोवेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया। है क्या ये मिलेनियम अलायंस? देखो ये एक प्रकार से कंसोर्टियम है जिसमें काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिकी, यूके गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फेसबुक एंड मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन। ये अलायंस काम क्या करता है? देखो इस अलायंस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में सोशल एंटरप्राइजेज की कैपेसिटी बिल्डिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट में और उनको फंडिंग प्रोवाइड करने में। वैसे ये अलायंस इनोवेशन ड्रिवन और इम्पैक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव है। अगर देखो लोकल लेवल पे कुछ इनोवेशन हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करके उस इनोवेशन की सहायता से बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएं ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को एड्रेस किया जा सके। इस दिशा में काम करता है ये मिलेनियम अलायंस। समझ गए? मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें इनोवेशन इन्वॉल्व है, जिनसे इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, उनको लो लेवल पे आइडेंटिफाई करके उनको फंडिंग दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को एड्रेस किया जा सके उनकी सहायता से। ये है मिलेनियम अलायंस और इसमें काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं जैसा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल हैंडलूम डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है?
2015 के बाद से ही हर साल 7 अगस्त का जो दिन है नेशनल हैंडलूम डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन उठता है आखिरकार 7 अगस्त ही क्यों? क्योंकि देखो, बंगाल के विभाजन के समय जब स्वदेशी मूवमेंट चली थी तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुई थी कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया जाए और सिर्फ जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर ही जनता रिलाय करें। तो इसीलिए 7 अगस्त का जो दिन है इसको हैंडलूम से एसोसिएट करके देखा जाता है। इस बार कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं हैंडलूम से संबंधित। मोबाइल ऐप एंड बैकएंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम HLM। इस ऐप और वेबसाइट को लॉन्च करने का मकसद ये है पहचान की जांच के कौन सा जो हैंडलूम प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। हैंडलूम प्रोडक्ट पर डायनामिक QR कोड की सहायता से पहचान की जा सकती है। उसके बाद माई हैंडलूम पोर्टल, ये पोर्टल इंडिविजुअल वीवर्स या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर उन स्कीम्स के लिए जो सरकार ने चलाई हैं वीवर्स के लिए, यानी हैंडलूम आर्टिसंस के लिए। लास्ट में है हैशटैग वोकल फॉर हैंडमेड। ये देखो सोशल मीडिया कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि जैसा आपको पता ही है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई वेबसाइट लॉन्च होती रहती है। इसके बाद अगला आर्टिकल निंजा UAVs के बारे में है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन आप कह सकते हो सिंपल भाषा में। क्या कंटेक्स्ट है, न्यूज़ क्या है ये? देखो, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा सर्विलियंस के लिए। मान लीजिए ये रेलवे की ज़मीन है, बीच में रेलवे लाइन है, तो आपने देखा होगा कि रेलवे की ज़मीन पर अक्सर कुछ लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं, ताश वगैरह खेलने लगते हैं, कुछ कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, तो काफ़ी मिसयूज़ होता है रेलवे की ज़मीन का। तो इन ड्रोन्स की सहायता से अब रेलवे अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकेगी कि उसके प्रीमिसेस का, उसकी ज़मीन का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इवन देखो और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं इन ड्रोन्स के। अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नॉमिनेशंस को इनवाइट किया है। मान लीजिए यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है, इनमें से आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन से लीडर के नाम पे है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सुभाष चंद्र बोस। तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो। ये अवार्ड देखो ज़्यादा पुराना नहीं है, ऑलमोस्ट 2 या 3 साल ही पुराना है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो हमने डिस्कस किया था। ये अवार्ड देखो उन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। इस अवार्ड को एडमिनिस्टर किया जाता है NDMA के द्वारा, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। ये अवार्ड हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और उसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। 51 लाख रुपए दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन को और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इंडिविजुअल को। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, सिर्फ देखो इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही अप्लाई कर सकते हैं इस अवार्ड के लिए। अब कल को ट्रंप या फिर ओबामा बोले कि हमें ये अवार्ड चाहिए, तो नहीं मिल सकता भाई, आप इंडियन नेशनल्स नहीं हो। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम किया हो, जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन या फिर अर्ली वार्निंग। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सुभाष चंद्र बोस
आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सुपर ऐप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? टाटा ग्रुप प्लान कर रहा है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक एक ऑल इन वन सुपर ऐप को लॉन्च किया जाए। सुपर ऐप जैसे देखो चाइना की वी चैट है। इसमें क्या है? चाइना की वी चैट एप्लीकेशन में मैसेजिंग, पेमेंट्स, कैब, शॉपिंग, फूड ऑर्डरिंग, कैब सर्विसेज, ये सब कुछ है। पेटीएम का एग्जांपल आप ले सकते हो। पेटीएम में भी खरीदारी आप कर सकते हो, लेकिन ये सब सर्विसेज तो अभी भी नहीं है पेटीएम में। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल, मॉल में आप जाते हो, मॉल में आपको सब कुछ मिलता है, तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें भी वहाँ पे आपको मिलेंगी, और मूवी देखने के लिए भी आपको वहाँ पे पीवीआर मिलेगा। तो उसी प्रकार से सुपर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी टाटा ग्रुप के द्वारा जल्द ही। नेक्स्ट आर्टिकल स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में है। यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने इस स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है। ये देखो अपनी तरह का पहला कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल है जिसका मकसद ये है हमारे देश में ट्राइबल पॉपुलेशन को हेल्थ और न्यूट्रिशन संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। काफ़ी बार जो रिपोर्ट सामने आती हैं, स्टडीज सामने आती हैं, उनके अनुसार एक बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है जो मालन्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये पोर्टल ट्राइबल लोगों को हेल्थ और न्यूट्रिशन संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस पोर्टल को मैनेज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के द्वारा। अगला आर्टिकल टीफेक के बारे में है, मतलब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इस काउंसिल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस काउंसिल का काम अच्छा है। क्या करती है ये काम? ये काउंसिल देखो एसेस करती है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, ये काउंसिल एसेस करेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी कैसी है, रिसर्च हो रही है, नहीं हो रही है। फिर सरकार को बताती है कि इस एरिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस एरिया में हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। वही किया है अभी इस काउंसिल ने। इस काउंसिल ने सरकार को कहा है केमिकल इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश में काफ़ी वीक है, इस वजह से हम चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर सरकार ध्यान देगी और केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होगा ताकि हम चाइना का मुकाबला कर पाएँ। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, जो सेटअप किया गया था 1988 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ऑलमोस्ट 32 साल हो गए हैं इस काउंसिल को काम करते करते। अभी तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस काउंसिल के द्वारा जारी किए गए हैं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हमारे देश में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए और रिपोर्ट्स जारी की हैं जिसके बेस पे सरकार पॉलिसी बना सकती है कि इस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, इस टेक्नोलॉजी के एरिया में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उड़ीसा ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। क्या? गंजम में जो वेंकटरायपुर है, इसके अलावा जगत सिंहपुर में नोलिया शाही हैं, इनको यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन के द्वारा सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। देखो जो सुनामी प्रोन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कम्युनिटीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, अगर सुनामी लहरें आती हैं तो उनसे निपटने के लिए उसके आधार पर यूनेस्को आईओसी के द्वारा विभिन्न जगहों की कम्युनिटीज़ को सुनामी रेडी कम्युनिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। मकसद इस इनिशिएटिव का ये है सुनामी प्रिपेयर्डनेस को प्रमोट किया जा सके। कैसे? एक्टिव कोलैबोरेशन की सहायता से किस किस के बीच में, पब्लिक के बीच में, कम्युनिटी लीडर्स के बीच में, नेशनल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, लोकल एजेंसीज, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन की सहायता से सुनामी प्रिपेयर्डनेस को प्रमोट करना, ताकि अगर देखो सुनामी लहरें आती भी हैं, किसी प्रकार की सुनामी इमरजेंसी आती भी हैं, तो कोस्टल कम्युनिटी की
जो प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है, बेहतर हो और सुनामी लहरों की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का कम से कम नुकसान हो। इसके लिए यूनेस्को आईओसी के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है विभिन्न जगहों पर, और वो रीजन्स, वो सिटीज़ जो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाती हैं, ये भी क्राइटेरिया बनता है उस जगह को सुनामी रेडी कम्युनिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए। लास्ट में आईओसी यूनेस्को के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, और ये बॉडी यूनेस्को के अंतर्गत ही काम करती है, लेकिन ऑटोनमी हासिल है। यहाँ पर देखो, फंक्शनल ऑटोनमी हासिल है इस बॉडी को और यूनेस्को के अंतर्गत काम करती है। ये एकमात्र कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन सिस्टम के अंदर जो मेरीन साइंस से संबंधित इश्यूज डील करती हैं। पर्पस इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का ये था विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन प्रमोट करना, कोऑर्डिनेशन प्रमोट करना, ताकि कोस्टल एरियाज़, ओशंस, इनके रिसोर्सेज जो हैं या फिर इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर की जा सके। ओशन रिसोर्सेज या फिर कोस्टल एरियाज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन हो। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। कल विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का? ये देखो, एक नेशनल प्रोग्राम है 6ठी से लेके 11वीं क्लास के बच्चों में साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए। फिर से बोलता हूँ, 6th से लेके 11th क्लास के जो बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनमें साइंस की लोकप्रियता बढ़े, वो साइंस की तरफ अट्रैक्ट हों, ये सुनिश्चित करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। मकसद इस इनिशिएटिव का ये भी है, जो ब्राइट माइंड्स हैं, जिनके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, और ये सब कैसे इंश्योर किया जाता है? देखो, स्कूल स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए, रोल प्ले, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उनको प्रेजेंटेशन दिखा के और ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करवा के साइंटिफिक एक्यूमेंट को प्रमोट किया जाता है। साइंस के प्रति बच्चों का जो झुकाव है उसे इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, यूवी ब्लास्टर डिसइंफेक्शन टावर। मोटिवेशन इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसको हम DRDO कहते हैं। ये एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड था। यहाँ पर ये लोग बनाएंगे अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर्स। ये इस तरह के होंगे जो डिसइंफेक्ट कर देंगे सरफेसेस को अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायरसेस। ये चाहे कोविड-19 क्यों ना हो, ये भी डिसइंफेक्ट कर देंगे। यूवी ब्लास्टर डिसइंफेक्शन टावर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। ये एक अल्ट्रावायलेट बेस्ड एरिया सैनिटाइजर है जो केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन करेंगे हाईली इन्फेक्शन प्रोन एरियाज का। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एंड दिल्ली बेस्ड प्रीमियर लेबोरेटरी जो कि DRDO की है। इन्होंने मिलकर इसको डिजाइन और डेवलप किया है, और इसको शायद लैपटॉप या मोबाइल फोन्स के द्वारा यूज किया जा सकता है, माने रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ये इक्विपमेंट 6 लैंप्स यूज करेगा और एक लैंप इसकी 43 वॉट्स की होगी UVC पावर एट 254 नैनोमीटर्स वेवलेंथ पर फॉर 360 डिग्री इल्यूमिनेशन, यानी 360 डिग्री सरफेस में ये काम करेगा डिसइंफेक्शन करने में। ये डिसइंफेक्ट करेगा हाईटेक सरफेसेस को, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, या अदर गैजेट्स जो लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं या ऑफिसेस में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल केमिकल मेथड्स यूज नहीं कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इसलिए यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया ने अपना 50% कंट्रीब्यूट कर दिया है ITER प्रोजेक्ट में, जो कि फ्रांस में चल रहा है। ये देखिए ITER है क्या? ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम फ्यूजन रिएक्टर की मदद से कि किस तरह से हम
फ्यूजन रिएक्टर्स को फ्यूचर पर्पसेस के लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है कदार्श में, जो कि साउथ ऑफ फ्रांस में होगी। ITER के पार्टनर्स कुछ और भी कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा। ये हैं यूरोपियन यूनियन, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोपियन यूनियन होस्ट पार्टी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है 45%, और जो भी रेस्ट कंट्रीज होंगे वो 9% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईच, जिसमें से इंडिया ने 50% कर लिया है, यानी 4.5% कंट्रीब्यूशन कर दिया है इंडिया ने। और इंडिया फॉर्मली ज्वाइन किया था ITER प्रोजेक्ट में 2005 में, लेकिन मेंबर्स के साथ इन्होंने एग्रीमेंट की है 2006 में। ITER ऑर्गेनाइजेशन एक सेंट्रल टीम है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कंस्ट्रक्शन एट साइट एंड ऑपरेशंस के लिए। वेरास ITER पार्टनर्स क्या होंगे? ये अपने खुद के डोमेस्टिक एजेंसीज बनाएंगे टू डिलीवर देयर कमिटमेंट्स टू ITER। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ठीक है, दो तरह के एनर्जीज होते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन होता है FSSION, और एक फ्यूजन होता है। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो भी बोलूंगा उसका उल्टा न्यूक्लियर फिशन में ले लेना आप। जैसा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो और मोर लाइट न्यूक्लियाई कोलाइड होंगे, मिलेंगे एक दूसरे से टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियाई मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा, तो एक हेवियर न्यूक्लियस बनेगा। और इस तरह की चीजें आप सन में देख सकते हो। सन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली एनर्जी कहते हैं हम। और ये रिएक्शन होगा एलिमेंट जो लो एटॉमिक नंबर के होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, वहां पे टेक प्लेस होगी। और इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब्स बना सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को लेकर। वेरास न्यूक्लियर फिशन को लेकर भी हम बॉम्ब बना सकते हैं, वो एटम बॉम्ब होंगे। यहां पे बता रहा है, देखिए, इट इज द अपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन विच हैवी एलिमेंट डिफ्यूज एंड फॉर्म लाइटर एलिमेंट्स। फ्यूजन की एनर्जी कहां से मिलेगी? देखिए, जैसा कि सन की जो एनर्जी है, स्टार्स की जो एनर्जी है, वो फ्यूजन एनर्जी है। जब भी ट्रेमेंडस बहुत ज्यादा हीट होती है या ग्रेविटी दिखती है, तब क्या होगा, ये स्टेलर बॉडीज लाइक हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई कोलाइड होंगे और ये फ्यूज हो जाएंगे और एक हेवियर हीलियम एटम्स क्रिएट करेंगे, और ये एकदम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने का। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टेमिस प्रोग्राम। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो कॉल्ड नासा, इनका एम ये है 2024 तक या तो हम पहली वुमेन को भेजेंगे मून पर या फिर दूसरे आदमी को भेजेंगे। हमें पता ही है पहले आदमी कौन है, इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट? तो यहाँ नेक्स्ट मैन दिया है और फर्स्ट वुमेन दिया है। अगर वुमेन जाएगी तो फर्स्ट वुमेन कहलाएगी ये, अगर कोई मैन जाएगा तो ये नेक्स्ट मैन या सेकेंड मैन कहलाएगा। इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं मैं आपको। आर्टेमिस का मतलब ये है, फुल फॉर्म एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। जैसा नाम ही बता रहा है कि किस तरह से मून का इंटरेक्शन हो रहा है ओवरऑल सन के साथ, वो जानने की कोशिश करेंगे आर्टेमिस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि ह्यूमन प्रेजेंस को मून पे रखा जा सके और अमेरिका का जो प्रोग्राम था पहले उसको रिवाइव कर सके। आपको पता ही होगा अमेरिका का एक प्रोग्राम था पहले, थेमिस, ये भी मून से रिलेटेड था, और ये अब है आर्टेमिस। या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये थेमिस का एडवांस वर्जन जो है वो आर्टेमिस है। आर्टेमिस बेसिकली ग्रीक की गॉडेसेस का नाम है जो अपोलो की ट्विन सिस्टर भी है। और आपको पता ही है अपोलो मिशन वही मिशन है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे। ये प्रोग्राम के दौरान होगा, ये साइंटिस्ट यूज करेंगे मून की सरफेस एज एन इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस लिविंग इन स्पेस बिफोर टेकिंग वन स्टेप क्लोजर टू मार्स। मार्स में जाने से पहले मून पर रह के देखा जाएगा कि इसकी ग्रेविटी जो है, जो इंजीनियरिंग फील्ड है मून की, वो स्टडी की जाएगी, जैसा कि ग्रेविटी एक है, कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। फिर बाद में मार्स में जाएंगे वो लोग। और आर्टेमिस प्रोग्राम को दो पार्ट्स में कैरी आउट किया जाएगा। पहले में होगा ये, यहाँ पे मिशन लॉन्च किया जाएगा बिना किसी क्रू के, और ये मिशन मून पर लेकर जाएंगे। फिर सेकेंड फ्लाइट में होगा ये विद अ क्रू, ये जाएंगे मून पर। तो ये फाइनल लॉन्च करने से पहले हम टेस्ट कर रहे हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। फिर बाद में फाइनली आर्टेमिस 3 में होगा ये फर्स्ट वुमेन या फिर नेक्स्ट मैन को मून पे भेजा जाएगा 2024 में। ये दूसरा मिशन है जो अंडरस्टैंड करेगा कि
वाटर प्रेजेंट है या नहीं है मून में। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट जाएंगे साउथ पोल ऑफ द मून को। नेक्स्ट आर्टिकल, हेपारिन। हेपारिन ब्लड थिन करने की दवाई है। वो इन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनके शरीर में ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जैसा कि लेग्स में होना या लंग्स में होना या हार्ट में होना या फिर कोई अदर बॉडी पार्ट्स में होना। बेसिकली ये हार्ट पेशेंट्स को देते हैं कि ब्लड को थीन कर सकें। अगर ब्लड थिक रहा तो क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉट्स बन के जम जाता है खून में। ये क्यों देते हैं? रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को कम करने के लिए, स्ट्रोक्स को कम करने के लिए या फिर पल्मोनरी एबोलिज्म के लिए, और इसके अलावा भी वो पेशेंट्स जो किडनी डायलिसिस करा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आरसीएफ सफेरोला। ये एक हैंड क्लींजिंग आईपीएच जेल है जिसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है। ये क्लींजिंग जेल एक स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है जो हैंड सैनिटाइजर बेस्ड है, और इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा, और इसके अलावा भी एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे। ये विटामिन ई में बहुत एनरिच्ड होता है और इसमें फ्रेश लाइम खुशबू भी आती है। नेक्स्ट आर्टिकल, मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रही है लद्दाख रीजन में, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो मिलिट्री प्रेजेंस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर ले। पहले हम जानते हैं अंडमान एंड निकोबार का ज्योग्राफिकल लोकेशन। 10 डिग्री चैनल एक लाइन है जो सेपरेट कर रही है अंडमान को निकोबार आइलैंड से, और अंडमान में स्पेसिफिकली देखें आप तो हाईएस्ट पॉइंट है सैडल पीक। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में इन चीजों को ज्वाइन करें, जैसा कि नॉर्थ अंडमान ऊपर है, मिडिल अंडमान है, इसके बाद में लोअर अंडमान है, और लास्ट में आता है लिटिल अंडमान। अब इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। सेकंड, निकोबार आइलैंड्स का देख लें एक बार। कार निकोबार ऊपर है, लिटिल निकोबार बीच में आता है, और ग्रेट निकोबार साउथ में आता है, साउथ ईस्ट पॉइंट में आता है। ठीक है, न्यूज में और ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट प्लान कर रही है एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस को वहां पे तैनात करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, जैसा कि इसके साथ साथ मिलिट्री फोर्स के साथ साथ एडिशनल वारशिप्स भी होंगे, एयरक्राफ्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मिसाइल बैटरीज भी होगी, इन्फेंट्री सोल्जर्स भी होंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। रनवेज जो होते हैं वहां पे स्टेशन किया जाएगा आईएनएस कोहासा को शिवपुर में, शिवपुर अंडमान में आता है, और आईएनएस बास भी स्टेशन की जाएगी कैम्पबेल बे में, ये निकोबार में आता है। टू सपोर्ट ऑपरेशन बाय लार्ज एयरक्राफ्ट, ज्यादा से ज्यादा हमारी मिलिट्री प्रेजेंस दिखाने के लिए, सच दैट वो लोग वार नहीं कर देना हमारे पर। इंडिया के स्ट्रैटेजिक जो कमेंटर्स होते हैं उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है जो आपके फ्रेंडली फॉरेन नेवी से, ये लोग को भी अंडमान में बेसिस बनाकर दें कि हमें इनकी भी जरूरत हो सकती है आने वाले समय में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में जान लें आप। यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार के मिलाकर, जिसमें से सिर्फ 38 में लोग रहते हैं। और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है कुछ इस तरह का है, 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, और फ्रॉम 92 टू 94 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे सैडल पीक है जो 732 मीटर्स है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉल्केनो है। इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो बैरन आइलैंड में सिचुएटेड है, और बैरन आइलैंड कहाँ पे? ये अंडमान एंड निकोबार में है, जो लास्टली एरप्ट हुआ था 2017 में। यहाँ पे मड वॉल्केनोस भी आते हैं, एरप्ट होते हैं, और ये कहाँ पे मड वॉल्केनोस जहाँ पे एरप्ट होते हैं वो लोकेशन है बारातंग आइलैंड, और इसको कहा जाता है अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर टू द ईस्ट। इंडिया की प्रेजेंस इंडियन ओशन में किस तरह से है? देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इंडिया, एक तो मिलन है, दूसरा मालाबार है, और लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट भी साइन किया है बहुत अच्छे कंट्रीज के साथ, बहुत सुपर पावर कंट्रीज के साथ, जैसा कि यूएस, सेकेंड इज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया। ये लोग के साथ लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट्स है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इंडियन ओशन में आ सकते हैं, ये जा सकते हैं, इंडिया के फ्रेंडली नेवी से ये लोग के। ए सिमिलर लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट इज ऑल्सो साइन विथ जापान, मतलब अभी साइन नहीं हुई,
इज गोइंग टू बी साइन। ये एडवांस स्टेज में अभी निगोशिएशन चल रहे हैं इन लोगों के बीच में। जिस भी दिन निगोशिएशन खत्म हो गए, जापान से भी हम लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। और देखिए, लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट कुछ पोर्ट्स के लिए है, जैसा कि सबंग, चांगी, दुखम, अगालिगा, चाबहार एटसेट्रा। अंडमान एंड निकोबार कमांड, ये इंडिया का पहला ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है जो इंडियन आर्म्ड फोर्स का है। इंडियन आर्म्ड फोर्स पेट्रोल करते हैं स्पेशली इकोनॉमिक जोन जो होते हैं इंडिया के, वहां पे टू सप्रेस गन रनिंग और नारकोटिक्स स्मगलिंग, पायरेसी, पोचिंग, इस तरह के एक्टिविटीज इंडियन ओशन में कोई कैरी आउट नहीं करना। इसकी वजह से इंडिया को पेट्रोलिंग करनी पड़ती है ये एरिया में। और इंडिया मैरीटाइम सर्वेलेंस भी कंडक्ट करता है एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी कैरी करता है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल, स्पेस वॉरफेयर। यूएस ने, यूके ने रिसेंटली रशिया के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि रशिया टेस्ट फायर किया है एंटी सैटेलाइट वेपन का स्पेस में, जो कंसर्न्स रेस करते हैं स्पेस वारफेयर को लेके कि ऐसा ना हो कि स्पेस में भी वारफेयर का माहौल हो जाए। स्पेस वारफेयर क्या है? स्पेस वारफेयर एक कॉम्बैट है, एक लड़ाई है जो आउटर स्पेस में लड़ी जाती है। देखिए, स्कोप ऑफ स्पेस वारफेयर किस तरह से होगा। एक तो ये हो सकता है कि ग्राउंड से स्पेस में वारफेयर करना, जैसा कि हम किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट को टारगेट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर से। दूसरा है स्पेस टू स्पेस वारफेयर, यहाँ पे सैटेलाइट्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करेगी। तीसरा है स्पेस से ग्राउंड वारफेयर, जैसा कि सैटेलाइट्स अर्थ के कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट करके खत्म कर रहा है वो लोकेशन को। जो एडवेंट ऑफ स्पेस है वो तो 1962 में स्टार्ट हो गया था, जब यूएस ने एक्सप्लोर किया था ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन स्पेस में जो था। और इसके बाद में ही 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी। अब ये आउटर स्पेस ट्रीटी, ओएसटी कहूंगा मैं यहां से इसको, 1967 में जो साइन हुई थी वो मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्पेस का लॉ क्या होना चाहिए। और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस कमेटी के द्वारा, जो पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस पे बनी गई है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इंडिया इसको साइन और रेटिफाई करता है 1982 में। आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ प्रिंसिपल्स बताता हूं मैं, जो की प्रिंसिपल्स है। एक तो आप देखिए वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ सर्च करना है, मैटर, लाइवलीहुड, कुछ भी सर्च करना है तो आपको फ्रीडम मिलता है। और स्पेस को कुछ इस तरह से यूज करें कि ये बेनिफिट प्रोवाइड करें और पूरे कंट्रीज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जाके वारफेयर कर रहे हो आप। अब आउटर स्पेस मतलब ये मून, अदर सेलेस्टियल बॉडीज बाय एनी नेशन, ये सब इंक्लूड होगा। यहाँ पे नॉन अप्रोप्रिएशन एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकते हैं आप। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और एनी अदर काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस। यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो नहीं लेकर जा सकते आप। और इसके अलावा भी देखिए, मून अग्रीमेंट भी किया था 1979 में। ये इंश्योर करता है मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। और इसके अलावा भी ये इंश्योर करना होगा आपको कि यहाँ के एनवायरमेंट्स डिस्टर्ब ना हो जाए। लायबिलिटीज कन्वेंशन ऑफ 1972 ये एस्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड ऑफ लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975, जो भी ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं आउटर स्पेस में विद द यूनाइटेड नेशंस, ये सारे के सारे रजिस्टर्ड हो। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये बता रही है कि जो भी टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन है वहां पे लेके जाने से प्रोहिबिट करती है ये ट्रीटी। अब देखते हैं इंडिया काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज क्या है। मिशन शक्ति चलाया था इंडिया ने 2019 में। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना के सक्सेसफुली इंडिया टेस्टेड डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल दैट टारगेटेड सैटेलाइट इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद में डिफेंस स्पेस एजेंसी इसको एस्टैब्लिश किया गया था कि कमांड कर सके स्पेस एसेट्स को बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंक्लूडिंग मिलिट्रीज एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्पस्टार 60, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च चाइना के द्वारा। ये सैटेलाइट यूज की जाती है ऑप्टिमाइज्ड हाई क्वालिटी वॉइस के लिए और ब्रॉडबैंड डाटा सर्विसेज के लिए। और ये सैटेलाइट एयरक्राफ्ट जैसा भी यूज की जा सकती है मैरीटाइम रूट्स पे इंडो पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रेराक दौर सम्मान। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्ज ने
रिसेंटली लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 टूल किट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 टूल किट क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी के लिए इतना समझना, ये एक रैंकिंग होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है सिटीज की क्लीनलीनेस को एसेस करने के लिए। इससे पहले हम देखेंगे प्रेरक दौड़ सम्मान क्या है, फिर बाद में स्वच्छ सर्वेक्षण के पास जाएंगे। देखिए ये एक न्यू कैटेगरी अवार्ड है जिसको एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया गया है। इसके एडिशनल 5 सब कैटेगरीज होते हैं। एक हो गया दिव्या, इसको हम प्लैटिनम कह रहे हैं, अनुपम गोल्ड कह रहे हैं, उज्जवल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही एस्पायरिंग। ये वो टॉप 3 सिटीज को देंगे जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया है कि एज अ क्लीन सिटी। अभी तक जो क्राइटेरिया होता था सिटीज को इवैल्यूएट करने का वो पॉपुलेशन कैटेगरी वाला होता था, लेकिन अभी क्या होगा 6 सेलेक्ट इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके बेसिस पर कौन सी सिटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है उसको रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये 6 इंडिकेटर्स कुछ इस तरह के हैं। पहले नंबर पे आता है किस तरह से आप वेट, ड्राई और हजार्ड कैटेगरीज के वेस्ट को अलग अलग कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो। सेकंड पे आएगा कि किस तरह से आप ये वेट वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है इसको प्रोसेस करोगे। तीसरे नंबर पे आएगा रिसाइकिल एंड प्रोसेसिंग वेट और ड्राई वेस्ट की किस तरह से होगी। फोर्थ नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग। फिफ्थ परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल्स। सिक्स्थ सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटीज। ये 6 इंडिकेटर्स पे सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है। जैसा कि मैंने बताया है आपको, ये एक तरह की रैंकिंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। इसमें रूरल एरियाज भी और अर्बन एरियाज भी एसेस किए जाते हैं कि कौन सी सिटी क्लीनलीनेस के लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा मुकाम पाई है और किस तरह से एक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है स्वच्छता मिशन का टाइम मैनर में और इनोवेटिव आइडियाज के साथ। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये स्वच्छ सर्वेक्षण चला रही है, लेकिन क्वालिटी को एसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की होगी। ये कंडक्ट किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और जो रैंकिंग सिटीज को प्रोवाइड की जाएगी वो कौन से बेसिस पे होगा, क्लीनलीनेस विल बी द क्राइटेरिया। और ये 6 इंडिकेटर्स के ऊपर, या ये सिटीज को भी रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और टाउन को भी। लेकिन फर्स्ट जो कंडक्ट हुई थी हमारी इस तरह की एक्सरसाइज 2016 में हुई थी, जिसमें लगभग हमने 73 सिटीज को कवर किए थे। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड राउंड भी होता है ये सर्वे का, जहां पे लगभग 4203 सिटीज को सर्वे किया था हमने 2018 में, और 2017 में 434 सिटीज को। और फोर्थ एडिशन भी हुई है रिसेंटली 2019 में, जहां पे 4237 सिटीज का सर्वे हमने किया है सिर्फ 28 दिनों में। और ये फुल्ली डिजिटलाइज्ड सर्वे था, पेपरलेस सर्वे था। नेक्स्ट आर्टिकल, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड और सोफी 2020 रिपोर्ट। देखिए जो हमारे टारगेट्स थे कि 2030 तक हमें माल न्यूट्रिशन को कम करना है, फूड सिक्योरिटी अचीव करना है और न्यूट्रिशन के लेवल्स बढ़ाना है हमारे लोगों में। पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे जहां की, सिर्फ इंडिया की नहीं। लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये देखिए कोरोना वायरस के आउटब्रेक होने के बाद में ये हमारी जो फाइट थी हंगर से लड़ने की वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। ये रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये रिपोर्ट पहले कंपाइल किसने की, प्रेजेंट किसने की, वो देख लेंगे हम। ये वर्क है 5 ऑर्गेनाइजेशंस का या फिर एजेंसीज का, जिसमें आती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और तीसरा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, चौथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फिफ्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे लोग कंबाइंड वर्क किए हैं ये रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए। इसका फर्स्ट एडिशन 2017 में ही आया था। अभी जो प्रेजेंट है वो इसमें लेटेस्ट एस्टिमेट किए गए हैं फूड सिक्योरिटी का क्या हाल है, हंगर का क्या हाल है और माल न्यूट्रिशन का क्या हाल है ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल्स पे। ये एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो एनुअली रिलीज की जाती है। देखिए ये रिपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 5 जो एजेंसी से अभी जिसके नाम लिए हैं मैंने, ये लोग वार्न किए हैं कि हम जो है वो टारगेट अचीव करने से पीछे हट जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से, और जो हमारा कमिटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जैसा कि हमारा कमिटमेंट क्या था
कि हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है और माल न्यूट्रिशन दुनिया से खत्म कर देना है। लेकिन ये रिपोर्ट क्या बता रही है, 2014 से ही हंगर हमारे पास कंटिन्यू भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। ग्लोबल लेवल पे अंडर नरिशमेंट चल ही रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर नरिश्ड है, न्यूट्रिशन लेवल्स अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे जुस्तुजू के बाद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की, लेकिन हो नहीं रहा है, अंडर नरिश्ड है। लगभग ओवरऑल परसेंटेज हंगरी लोगों का, मतलब जो भूखे लोग हैं उसका है 8.9%। ये तो भूखे लोगों की बात हो गई। अंडर नरिश्ड देखिए, एशिया ग्रेटेस्ट नंबर है। एशिया में 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखे पेट सो रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, जिसमें 25 करोड़ लोग हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया हंगरी लोग 8.9% है। दूसरे नंबर पे अंडर नरिश्ड लोग 38 करोड़ एशिया में और 25 करोड़ अफ्रीका में है। और जो करंट एस्टिमेट्स बताए गए हैं वो चिल्ड्रन के जो 5 साल के कम उम्र के हैं, 2019 के हिसाब से ये लगभग 21.3%। नंबर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं ये परसेंटेज को, 14.4 करोड़ लोग मतलब चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्टंटेड है, और 6.9% या 4.7 करोड़ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो वेस्टेड है, और 5.6% यानी 3.8 मिलियन चिल्ड्रन ओवरवेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल, साहियास। साहियास क्या है? देखिए, आशा वर्कर्स जो झारखंड में हैं उनको साहियास कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स इन झारखंड। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हर आशा वर्कर का यही काम होता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करना। ये लोग डिलीवरी सपोर्ट करते हैं ट्राइबल एरियाज में स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, टीन एज पुलिस और टैप। हरियाणा पुलिस ने रिसेंटली डिसाइड किया है सेटअप करना एक ऐसा स्पेशल विंग होगा जो टीन एज पुलिस के नाम से जाना जाएगा। ये टीन एज पुलिस का काम ये होगा कि एज लिंक्ड जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो टीनेजर्स फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करें, उसको एड्रेस करें। जैसा कि टीनेजर्स या तो क्लासरूम में या नेबरहुड में या ऑनलाइन सोशल मीडिया में क्या होगा, इन लोग का बुलिंग किया जाएगा, इन लोग से गुस्से से बात की जाएगी, इनको नीचा दिखाने की कोशिश किया जाएगा, या फिर इन लोग को ड्रग्स दी जाएगी या अल्कोहल पिलाया जाएगा, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ढकला जाएगा। कि ये प्रॉब्लम्स को टीनेजर्स में जो है उसको आइडेंटिफाई करें। ये काम होगा हरियाणा की पुलिस का टीन एज पुलिस विंग का। नेक्स्ट आर्टिकल, MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, KRC नेट। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको चलाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। ये प्रोजेक्ट में हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ऐसे सिस्टम को जो एक्सेस कर सकें MOES नॉलेज प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। अब MOES नॉलेज प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, जैसा कि बुक्स, रिपोर्ट्स, जर्नल्स, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ, वीडियोस एटसेट्रा। एक ही पॉइंट, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ये सारी चीजें 24/7 अचीव कर सकना, या मतलब देख सकना, सीख सकना कुछ इससे। यही ये प्रोजेक्ट का मकसद है। नेक्स्ट आर्टिकल, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पब्लिश किया है ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, जो कि रिप्लेस कर देगा EIA नोटिफिकेशन 2006। चाहे ये 2006 वाली नोटिफिकेशन हो या 2020 वाली नोटिफिकेशन हो, वो लाई जाएगी एक कानून के तहत। वो कानून है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986। अब देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हो ये टर्म देखकर, EIA देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से लेकर ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर इवैल्यूएट या एस्टिमेट किया जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के आने से या कोई भी एक्टिविटी के होने से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पर या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मुझे एक कंपनी स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले मुझे क्लियरेंस लेना होगा और NOC भी लेना होगा। किससे लेना होगा? फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट मल्टीपल लेवल्स, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट से या लोकल बॉडीज से। सिमिलरली ऐसे ही इन्वायरमेंट क्लियरेंस होना चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। ये एक प्रकार से एक टूल है जो चेक करेगा आपकी कंपनी आने से एनवायरनमेंट डैमेज होगा या नहीं होगा।
अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम। इसलिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट लाया गया है। ये ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है इस तरह के प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिखाने के लिए। कॉन्सेप्ट EIA का इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 में USA के द्वारा। USA पहली ऐसी कंट्री थी जो इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रही थी। उसी टाइम, उससे पहले ही 1972 में इंडिया ने भी साइन किया था एक सिग्नेटरी टू द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इंडिया ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन साइन किया था। और इसके बाद में 1984 में भोपाल गैस लीक डिजास्टर होता है। ये दोनों इवेंट्स को लेकर इंडिया के मन में था ही कुछ ऐसा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। और तभी 1979 की एक चीज हमारे मन में थी कि 1979 में USA ने किस तरह से EIA का कॉन्सेप्ट लाया। फाइनली इंडिया लेजिस्लेट करती है एक अम्ब्रेला एक्ट, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। मतलब ये एक्ट को 1986 में लेकर आया गया। ये कानून के आने से पहले ये मैंडेट नहीं था किसी भी कंपनी पर कि इस तरह का कोई क्लियरेंस लेना है, लेकिन सिर्फ ये मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए था, जैसा कि लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स। अभी देखिए EIA को हर कंट्री फॉलो करती हैं, लेकिन हर कंट्री का असेसमेंट क्राइटेरिया अलग होता है। इंडिया में EIA एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बना है। जब इसके ऊपर कानून बनाया गया था 1994 में, एक लीगल फ्रेमवर्क सेटअप किया गया था जो रेगुलेट करेगा एक्टिविटीज जो एक्सेस, यूटिलाइज और अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का, ये असेस करेगी। इसके बाद भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई थी ये कानून के अंदर। आपको पता ही है, जब नई नई चीज आती है हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स मालूम नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमें इंप्रूवमेंट करना होगा। लेकिन एक चीज जो अच्छी थी 1994 के कानून में कि एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना मैंडेट कर दिया गया था। इसके लिए हमने EIA एजेंसी भी इस्टेब्लिश की थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो भी प्रोजेक्ट होगा वो EIA प्रोसेस से होते हुए ही गुजरेगा, तभी उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगी। अब जो ये 1994 का EIA नोटिफिकेशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया था 2006 के ड्राफ्ट से। द गवर्नमेंट रीड्राफ्टेड इट अगेन इन 2020। अब जो 2006 का है वो रीड्राफ्ट किया गया 2020 में। यहाँ पे हमें थोड़े अमेंडमेंट्स का ख्याल रखना था और जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं 2006 से लेकर, अब ये सबको नज़र में रखते हुए कुछ इस तरह का ड्राफ्ट बनाना था हमें। और फाइनली 2020 में हमने ये ड्राफ्ट प्रोपोज किया है EIA को और भी बेहतर ढंग में ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपीडियंट बनाने के लिए। EIA है क्या? EIA एक्रोनिम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। ये एक्चुअली एक प्रोसेस है कि ये असेस करेगा कि एनवायरनमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स आने से क्या एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। अदरवाइज पहले क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा या बड़ा हो वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता था। इसकी वजह से एनवायरनमेंट को कितना भुगतना पड़ता था वो बाद में मालूम होता था। अभी ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये पहले जांच लेगा कि जो प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है इसके आने से क्या क्या नुकसानात होंगे इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, तभी जाके ये अप्रूवल देगा। यहाँ देखिए एसेंशियल कंपोनेंट्स बताए गए हैं EIA के। पहले नंबर पे स्क्रीनिंग में ये डिटरमिन किया जाता है कि प्रोजेक्ट से किस तरह के नुकसानात होंगे, किस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे। सेकंड में आता है स्कोपिंग में प्रोजेक्ट्स के पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को देखा जाता है कि अगर प्रोजेक्ट्स खराब हैं यानी प्रोजेक्ट के निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है तब हम क्या कर सकते हैं। या तो हम ये प्रोजेक्ट को अवॉइड कर देंगे या इसके जो इम्पैक्ट्स है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे या कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी बजाय कहीं दूसरी जगह हम अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों को एसेस किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं लाइक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स।
of a proposed project or development including detailed elaboration of alternatives। यहाँ पे बड़े पैमाने पे इसका असेसमेंट किया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। फोर्थ में है रिपोर्टिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स और EIA रिपोर्ट। यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि किस तरह से इम्पैक्ट्स होंगे और क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, या इसको अवॉइड करना है या मिटिगेट करना है या कंपनसेट करना है, बायोडाइवर्सिटी पे जो भी इम्पैक्ट्स हुए इनको, ये सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है फोर्थ स्टेज में। फिफ्थ में होगा ये सारे के सारे चीजें रिव्यू किए जाएंगे, और रिव्यू कौन से आधार पे किए जाएंगे, जो भी रेफरेंसेस देंगे स्कोपिंग में जो भी रेफरेंस मिलेगा आपको, और पब्लिक को सुनने के बाद जो भी रेफरेंस मिलेगा आपको, उसके बेसिस पे इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। 6 नंबर पे आता है डिसीजन मेकिंग। फाइनली ये मालूम किया जाता है कि प्रोजेक्ट के प्रॉस ज्यादा है या कॉन्स ज्यादा है, निगेटिव इम्पैक्ट्स कितने लेवल तक है, अगर कम है या हम खत्म कर सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट डिसीजन में प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट को यहां पे ही रोक दिया जाएगा। 7th में आता है मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। ये बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद ये देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि जिस तरह से प्रेडिक्ट किया गया है इम्पैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसी तरह से हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। नीति आयोग ने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ, और ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पे चलाया जाएगा, जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव होगा, और ये पार्ट भी होगा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज फैमिलीज ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं डीकार्बोनाइजिंग के, इसमें ये एक पार्ट होगा, ये प्रोजेक्ट भी, जो सपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन हर कंट्री में, हर रीजन में। अब हर कंट्री में, हर रीजन में अलग अलग पैमाने होते हैं मापने के, किस तरह से हमें डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। ये मतलब बोलने का ये है कि हर रीजन में ये वेरियस पैरामीटर्स पे डीकार्बोनाइजेशन की पॉलिसी डिजाइन की जाएगी। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा पाथवे बनाएगा जो लो कार्बन एमिशन के डायरेक्शन में चलेगा। सेकेंडली एक फ्रेमवर्क होगा इसमें इंडिया के लिए, जो ट्रांसपोर्ट से जो भी एमिशंस होंगे उसको असेस किया जाएगा, और ये टेलर मेड होगा, मतलब हर कंट्री के लिए अलग अलग रूल्स होंगे इसके अंदर, और ये फैसिलिटेट भी करेगा गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट समझाने में कि हम प्रोजेक्ट ला लें अगर तो प्रेजेंट और फ्यूचर के ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज को कैसे समझेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। अगर हम ये एसेस नहीं कर पाए, अगर हम ये एसेस नहीं कर पा रहे हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं 2030 तक 40% देखने को मिलेंगे, और 2050 तक ये 60% हो जाएंगे, जो कि फिलहाल 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस है वो फीड कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अभी तो 23% है, लेकिन आने 2030 में ये 40% हो जाएगा, और 2050 में आधे से भी ज्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेना है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगा। देखिए डीकार्बोनाइजेशन है क्या? डीकार्बोनाइजेशन reducing the greenhouse gas emission produced as a result of transport, ये है डीकार्बोनाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा उसको रिड्यूस करना डीकार्बोनाइजेशन है। अब देखते हैं मेजर्स क्या लिए जाएंगे डीकार्बोनाइज करने के लिए। पहले नंबर पे आएगा पुल पॉलिसीज। यहाँ पे होगा ये सिटीजन्स को अट्रैक्ट किया जाएगा मोर एफिशिएंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसा कि मेट्रोस हो गए, बस रैपिड ट्रांसिट हो गए, या बाईसाइकिल हो गए। इसको यूज करने के लिए सिटीजन्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि इस तरह से आप यूज करना। और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं निकल के, वर्क फ्रॉम होम, ई कॉमर्स एटसेट्रा, इसको ज्यादा से ज्यादा अमल में लाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। सेकेंड, पुश मेजर्स। पुश मेजर्स में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेस अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि कैसा हो सकता है ये, अगर आप ऐसे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, तब आपको जो पार्किंग स्पेस के लिए पार्क करते हो आप गाड़ी, तब आपको जो चार्जेस हैं बहुत ज्यादा लगेंगे कंपेयर टू वो व्हीकल्स जो इको फ्रेंडली होंगी। सेकेंडली, हाई टैक्सेस भी लगेंगे फ्यूल के ऊपर।
और पोल्यूटिंग व्हीकल्स के ऊपर भी हाई टैक्सेस लगाए जाएंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी प्रमोट करेंगे, इसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ये है पुश मेजर्स। लैंड यूज पॉलिसीज थर्ड नंबर पे आएगा, सच एज ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दैट एनेबल्स द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसिट, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि देखिए भाई, फुटपाथ वॉकिंग के लिए होगा, साइकिल यूज कर लेना, पब्लिक ट्रांसिट ले लेना, इस तरह से लैंड को सही ढंग से आप यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस को आराम से कवर कर सकते हैं हम इसी तरह से लैंड को प्रॉपर यूज करने के लिए। अगर हर कोई बड़े बड़े कार्स लेकर रोड पे निकल जा रहा है तो सही यूज नहीं होगी लैंड। तो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस आप वॉकिंग कर लें या साइकिलिंग कर लें या पब्लिक ट्रांसिट ले लें, इस तरह से लैंड को प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दें तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं समझाता हूं आपको डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव क्या है और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज क्या होता है। देखिए DTI जो है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसकी फंडिंग का ध्यान रखा जाता है ITF के द्वारा, और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फंडिंग पार्टनर्स हैं जैसा कि वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन एक्सेट्रा। और इसी के अंदर ही DTEE प्रोजेक्ट हेल्प करता है नेशनल गवर्नमेंट्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को कि आइडेंटिफाई करें ट्रांसपोर्ट मेजर्स और इस्टेब्लिश करें पाथवेज जिस तरह से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, जो बाद में हमें मदद करेंगे क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए और NDCs को अचीव करने के लिए। और इसमें इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को करंट पार्टिसिपेंट्स है। DTEE एक कोलैबोरेशन है किन के बीच में, ITF एंड वोपेरटल इंस्टीट्यूट के बीच में ये कोलैबोरेशन है DTEE, जिसको सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ द जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट के द्वारा। एंड साथ ही साथ नेचुरल कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी भी इसको सपोर्ट करते हैं। अब ये ITF क्या है? ITF एक्रोनिम है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम का ये एक पार्ट है, मैं बता सकता हूं आपको। इट इज द ओनली ग्लोबल बॉडी विथ अ मैंडेट फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एक ही ऐसी ग्लोबल बॉडी है जो मैंडेट करती है ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, और ये थिंक टैंक जैसा भी एक्ट करती है। जितने भी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इशू है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनुअल ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ITF काम करती है। हाँ, इंडिया भी ITF का मेंबर है 2008 से ही। नेक्स्ट आर्टिकल, मीथेन एमिशंस। रिसेंट स्टडीज की गई थी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे हमें यह मालूम पड़ा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मीथेन बढ़ रहा है। मीथेन है क्या? मीथेन केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, और मैं बता दूं आपको ये मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस की। मीथेन ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है और टेस्टलेस भी होती है, और इनफैक्ट ये हवा से भी ज्यादा लाइट वेट होती है। और जब ये कंबस्शन प्रोसेस में जाती है तब ये ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती है जो कि फ्यूल जैसा भी यूज किया जा सकता है। लेकिन देखिए आप, ये मीथेन एटमॉस्फेयर में रहेगा तो अगेन ये फ्यूल जैसा काम करेगा। जो भी अमेजन फॉरेस्ट फायर है ये बहुत ज्यादा रहेंगे, जो कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में फायर हुई थी, वो भी ज्यादा इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मीथेन ज्यादा एटमॉस्फेयर में होगा तो जो ड्राई ट्रीज है वहां पे क्या होगी, वहां पे आग लगेगी। हालांकि मीथेन शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, लेकिन ये इसका रेसिडेंस टाइम जो है वो 12 साल तक होगा एटमॉस्फेयर में। रेसिडेंस टाइम होता क्या है? रेसिडेंस टाइम ये एक एवरेज टाइम है जो लिया जाता है कोई भी मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में से निकालने के लिए। तो मीथेन का जो अप्रोक्सीमेटली रेसिडेंस टाइम है वो 12 साल तक है, ये याद रखें आप। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ये क्या है? ये देखिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको 2001 में फाउंड किया गया था। इसके पीछे मकसद ये था कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस क्लाइमेट में बढ़ रही है इसको स्लो डाउन कर सके और फाइनली स्टॉप कर सके। ये इंटीग्रेट करेगी नॉलेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज और अर्थ सिस्टम। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्रिएट करेगी ग्लोबल बजट्स। किसके लिए? 3 डोमिनेटेड
ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ये कौन से? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होगा मीथेन और तीसरा होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने ग्लोबल बजट भी बनाया हुआ है। किसने? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने। की फाइंडिंग ऑफ मीथेन बजट 2020 क्या है? देखिए, जो एमिशन है मीथेन का वो इंक्रीज हो गया है 9% कंपेयर टू लास्ट डिकेड। 10 सालों में जो भी पाया गया था इससे देखिए 9% अभी देखने को मिल रहा है मीथेन एटमॉस्फेयर में। मेनली जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब मैन मेड जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसकी वजह से मीथेन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ा है। जैसा कि एग्रीकल्चर का होना, एग्रीकल्चर में आपको पता ही है मीथेन का यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। वेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल में भी मीथेन यूज होता है और इसी के कारण लास्ट डिकेड से अगर कंपेयर करते हैं हम तो इस डिकेड में 9% मीथेन बढ़ा है। ट्रॉपिकल रीजन्स जो है, जैसा कि 3 कॉन्टिनेंट्स होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में जो आता है, एक तो है अफ्रीका, सेकेंड है एशिया, थर्ड है साउथ अमेरिका। ये सारे ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो 64% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मीथेन का इमिशन प्लैनेट अर्थ पर, वेयर एज टेम्परेट रीजन में इसका परसेंटेज है 32% और आर्कटिक कंट्रीब्यूट कर रहा है 4% मीथेन एमिशन। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव ये एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो फोकस कर रही है किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं बैरियर्स, जो रिकवर करने में मदद करेगा मीथेन को, और मीथेन को किस तरह से अच्छे ढंग में क्लीन एनर्जी सोर्स जैसा यूज कर सकते हैं। ये बताएगा ये इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। इंडिया ने ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था 2004 में। अब हमें पता तो हो गया कि मीथेन की अब हमें पता तो चल गया कि मीथेन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मीथेन को क्लियर करने के लिए एटमॉस्फेयर से क्या हमारे पास कुछ है? जी हाँ, हम हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स यूज कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH जो है मेन ऑक्सीडेंट है CH4 का, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा 90% मीथेन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने में। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एक सिंक जैसा एक्ट करते हैं। देखिए, आपके घर में भी सिंक होगा जहां पे हम बर्तन धोते हैं, तो ये क्या करेगा सिंक? ये पूरे पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, आउटलेट में से निकाल देगा। सिमिलरली ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो हैं वो सिंक जैसा एक्ट करेंगे या स्क्रब जैसा एक्ट करेंगे, जो कि मीथेन को धो देंगे एटमॉस्फेयर से, और इसी वजह से OH हाइड्रोक्सिल रेडिकल इसको बोला जाता है क्लींसर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आर्टिकल, सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट। रिसेंटली एक हाई लेवल पैनल को कमीशन किया गया था सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी के यूजेस को बताने के लिए। ये रिपोर्ट में ये एग्जामिन किया गया है कि अगर आप सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हो तो आपको ग्लोबल नेट बेनिफिट होगा। यानी अगर ओशन के जो रिसोर्सेस हैं अगर उसको आप ढंग से यूज करते हो तो आपको बेनिफिट होगा, और इसके बेनिफिट्स देखने के लिए आपको ज्यादा सालों तक वेट करना नहीं है, बस 30 साल का समय दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बेनिफिट्स होंगे इसके। ये रिपोर्ट कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, जैसा कि प्रॉस्पेरिटी, लाइवलीहुड। ये कैसा मिलेगा? ये एबिलिटी ऑफ द ओशन है कि आपकी लाइवलीहुड को सस्टेन कर रहा है और प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन कर रहा है, जो कि एरोड हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या ओवरफिशिंग जो करते हैं आप ओशंस में जाकर इसकी वजह से, या फिर पोल्यूशन की वजह से, और फाइनली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से ओशन की ये एबिलिटी जो है वो खराब हो रही है, एरोड हो रही है। रिपोर्ट बता रही है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो ओवर अ 30 ईयर पीरियड होगा, जैसा कि 2020 से लेकर 2050 तक, बाय जस्ट फोकसिंग ऑन 4 एरियाज। क्या क्या है? 4 ओशन बेस्ड पॉलिसी है। पहले नंबर पे कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग मैंग्रोव हैबिटेट्स। जो भी मैंग्रोव हैबिटेट है या तो आप इसको कंजर्व करो, अगर ये खत्म हो गए हैं तो फिर इसको रिस्टोर कर दो, ये फायदा होगा आपके लिए। सेकेंड, स्केलिंग अप ऑफशोर विंड प्रोडक्शन। थर्ड, decarbonizing the international shipping sector, and the fourth, increasing the production of sustainably sourced ocean based protein। अगर आप सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जो कि नॉर्मल बेनिफिट से 5 टाइम्स ग्रेटर होगा, जिसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली $8.2 ट्रिलियन ओवर 30 ईयर्स। तो आप इन्वेस्ट करें, किसके लिए इन्वेस्ट करें? सस्टेनेबल ओशन बेस के लिए इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे ओवरफिशिंग जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे बताई गई है ये रिपोर्ट में,
पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल इकोसिस्टम, इसको अवॉइड करें, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा आने वाले 30 सालों में। वो होगा कैसे? ये डिलीवर किया जाएगा 3 डायमेंशंस के ऊपर। एक है प्रोटेक्ट, दूसरा है प्रोड्यूस, तीसरा है प्रॉस्पेर। इसकी वजह से होगा ये, ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस हो जाएगी और इस तरह से आप बायोडाइवर्सिटी बचा लोगे। सेकेंड, प्रोड्यूस। अब जब बायोडाइवर्सिटी बच जा रही है और ग्रीन हाउस गैस कम हो जा रही है, तो ये प्लैनेट अर्थ में 9.7 बिलियन पीपल को फीड करेगा 2050 तक, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। प्रॉस्पर थर्ड नंबर पे है, ये क्रिएट करेगा बेटर जॉब्स और यहाँ पे मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी और हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ जाएगी और वेलबींग भी हाई स्टेटस पे पहुंच जाएगा। अब देखेंगे ये हाई लेवल पैनल के बारे में, जो कि सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी के ऊपर बैठा था। इसका एम ये है कि ये प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके अक्रॉस पॉलिसी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एंड अल्टीमेटली डेवलप एन एक्शन एजेंडा। होलिस्टिक वे में ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा पॉलिसी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को नजर में रखते हुए, जो कि फाइनली आपका एक्शन एजेंडा वो डेवलप कर देगा और ये लेके जाएगी सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी अचीव करने के लिए। इंडिया ये पैनल का हिस्सा नहीं है और इसको सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स के स्पेशल एनवॉय फॉर द ओशन के द्वारा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में और तब से ये डिफरेंट गवर्नमेंट से और बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साइंस कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, एंटी स्मोक गन। एनडीएमसी ने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने इंस्टॉल किया है एंटी स्मोक गन। कहां पे? कनॉट प्लेस के पास। रीजन क्या था ये एंटी स्मोक गन को इंस्टॉल करने का? सिंपल, टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब ये एंटी स्मोक गन पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करेगी? देखिए, ये एक्चुअली एक मशीन है जो कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई है। और ये कैसा पॉसिबल है? ये समय समय पर ये स्प्रे करेगा एटोमाइज्ड वाटर एटमॉस्फेयर में और इसके एटोमाइज्ड वाटर स्प्रे करने के बाद में जो भी डस्ट और पोल्यूशन पार्टिकल्स होंगे एयर में या एनवायरनमेंट में, ये क्लियर हो जाएंगे और जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो भी इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखें आप, PM 2.5 जो है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल है जो कि एंटर कर जाता है लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम्स में सांस लेने के बाद में। इनहेलिंग प्रोसेस में होगा ये PM 2.5 आपके लंग्स में या ब्लड स्ट्रीम्स में यानी खून में पहुंच जाएगा और ये सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट है न्यू दिल्ली का, NCR का। और इसके अलावा भी जो बड़े सिटीज है अक्रॉस द कंट्री, वहां पे भी PM 2.5 देखने को मिल रहा है। और जो PM10 है, PM10 पार्टिकल्स कोर्सर है, इसका डायमीटर 10 माइक्रोन्स का होगा। देखिए, जैसे मैंने बताया था एंटी स्मोक गन रिड्यूस करने के लिए बनी है पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर से। ये एंटी स्मोक गन थ्रो करेगी एटलीस्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स तक। जो वाटर है वो थ्रो करेगी 100 मीटर्स के डिस्टेंस तक और ये वाटर ड्रॉपलेट्स का रेंज होगा 30 माइक्रोन से 50 माइक्रोन्स के बीच में, जो कि कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 27,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया या फिर 37,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया। और ये मशीन का कॉस्ट है ₹13 लाख और इसको ऑपरेट किया जाता है वायर रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल, 81 बॉन्ड्स। देखिए, 81 बॉन्ड्स को समझने से पहले बेसिक नॉलेज इसके बारे में रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 81 बॉन्ड्स नहीं समझ में आते हैं। अभी देखिए, यस बैंक ने रिसेंटली राइट्स डाउन किया है ₹8,415 करोड़ के 81 बॉन्ड्स। आपको पता ही है पिछले कुछ टाइम से ये बैंक में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से RBI और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कोशिश ये की है कि यस बैंक को डूबने से बचाया जाए। आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी रिवीजन के वीडियोस में यस बैंक के बारे में डिस्कस किया है। ये जो आज का डिस्कशन होगा हमारा, वो यस बैंक को रिवाइव करने से रिलेटेड होगा। इन अदर वर्ड्स 81 बॉन्ड्स होंगे। अब 81 बॉन्ड्स किस तरह से रिवाइव करेंगे यस बैंक को, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मैं बेसिक समझा देता हूं, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं। देखिए, बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए या बैंक्स को रोबस्ट करने के लिए हमारे पास नॉर्म्स है। अभी तक 3 तरह के बेसिक नॉर्म्स आ चुके हैं, जैसा कि बेसल 1 नॉर्म, बेसल 2 ये L है
बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल 3 इसके अंदर बेसिकली सेट ऑफ रिफॉर्म्स की बात की गई है और रिस्क मैनेजमेंट की बात की है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि बैंक के पास प्रॉपर कैपिटल है या नहीं है बैंक्स चलाने के लिए, क्योंकि बैंक्स ढेर सारे लोन देती है। जैसे कि आप यस बैंक का केस लेना, बहुत सारे इन्होंने लोन्स दिए हैं, लेकिन किसको? ये वो कंपनी से जो डूब रही थी उनको इन्होंने लोन दिया, अब कंपनी डूब गई है। इसका इफेक्ट किस पर आएगा? इसका इफेक्ट ऑब्वियसली बैंक पर आएगा। अब ऐसे बैड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स में यह बोला गया है कि सारे बैंक्स को सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करना होगा। अब सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? देखिए, अब ये समझाऊंगा मैं आपको। ये समझ जाओगे तो आप 81 बॉन्ड्स समझ पाओगे आसानी से। बेसिकली इंडिया में आप देखिए, यहां पर बोला गया आरबीआई के द्वारा कि आप जो बैंक चला रहे हो उसमें जो ओवरऑल कैपिटल होगा वो होगा 11.5% ऑफ रिस्क वेट एसेट्स। अब ये रिस्क वेटेड एसेट क्या है? रिस्क वेटेड एसेट यानी, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। बैंक का बेसिक काम क्या होता है कि बैंक क्या करता है, ये कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और लोन के रूप में दूसरे कस्टमर्स को देता है। अब सपोज बैंक ने क्या किया, बैंक ने 150 रुपए का किसी को लोन दिया, और आपको पता ही है बैंक्स लोन्स देने से पहले कुछ ना कुछ कोलैटरल लेते हैं। कोलैटरल यानी किसी चीज को गिरवी रखना, जैसा कि सोना हो गया या फिर लैंड पेपर्स एटसेट्रा, जिसकी वैल्यू 150 रुपए नहीं होगी लेकिन लगभग 50 रुपए होगी। इसका मतलब अगर 150 रुपए जो बैंक ने लोन दिया था वो डूब जाते हैं तो एटलीस्ट बैंक के पास 50 रुपए का कुछ ना कुछ जमानत होगी बैंक के पास। तो यहां पर रिस्क कितना हुआ? रिस्क हुआ 100 रुपीज का। तो यहां पर 100 रुपीज का कुछ ना कुछ कैपिटल होना चाहिए, दैट इज 11.5%। और इसी को मैं बोल रहा था 11.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। और अब जो ये 11.5% है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसल 3 नॉर्म्स के द्वारा, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। अब इंडिया में आरबीआई ने ये कहा है आपको जो टीयर 1 कैपिटल है वो 9% रखना होगा। ठीक है, कितना रखना होगा? 9% रखना होगा। यहां एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जो बेसल 3 नॉर्म्स है वो ये बता रहे हैं कि 8% होना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने रिस्क को एसेस करते हुए ये बताया कि नहीं नहीं भाई, हम है ना 9% रखते हैं। बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से 8% होना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने इसको 9% रखा है। अब समझते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है टीयर 1 में और टीयर 2 कैपिटल में। टीयर 1 कैपिटल जो होता है वो कोर कैपिटल होता है कि रखना ही रखना है आपको टीयर 1 में इतना सारा कैपिटल 9% रखना ही रखना है, और जो भी बाकी कैपिटल आता है वो उसको टीयर 2 कैपिटल में रखा जाता है। अब यहां पर टीयर 1 कैपिटल को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 और दूसरा होगा एडिशनल टीयर 1। एडिशनल टीयर 1 ही 81 बॉन्ड्स हैं। अब सेम एग्जांपल पे समझते हैं। 100 रुपीज बैंक के पास रिस्क है, तो यहां पर टीयर 1 कैपिटल के हिसाब से उसके पास कितना कैपिटल होना चाहिए? 9 रुपीज। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं जो बैंक चलाने वाले पार्टनर से वो सिर्फ 6 ही है, और जिन्होंने एक एक रुपया अपना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब हर किसी ने एक एक रुपया दिया है जिसकी टोटल वैल्यू है 6 रुपए, लेकिन यहाँ पे होना कितना चाहिए था? 9 रुपीज। अब बाकी के कहां से लाएंगे? बाकी के लाने के लिए बैंक को इश्यू करना होगा एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, तभी जाके ये 3 रुपीज का डिफरेंस जो आ रहा है वो फुलफिल होगा। ये तो हमने बेसिक डिस्कस किया है। अब हम आएंगे कॉन्टेक्स्ट की तरफ। रिसेंटली यस बैंक ने रिड्यूस किया है रुपीज 8,415 करोड़ के 81 बॉन्ड्स। अब 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखिए, 81 बॉन्ड्स परपिचुअल बॉन्ड है, मतलब नेवर एंडिंग बॉन्ड है, मतलब अनसिक्योर बॉन्ड है, मतलब रिस्की है, मतलब कोई मैच्योरिटी नहीं है। इन सब का मतलब रिस्क ज्यादा होता है 81 बॉन्ड्स में, लेकिन लोग इसमें रिस्क होने बाद भी इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। यूजुअली
ये पैसे डूबते नहीं हैं। और अच्छी चीज ये है इसमें 5 से 10 साल के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाता है बैंक के द्वारा इन्वेस्टर्स को, और इसीलिए बहुत सारे लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं और इसमें लगभग बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड्स को इशू किया जाता है बैंक्स और कंपनीज के द्वारा एट ए हायर रेट, और ये सब सारी चीजों को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई इज द रेगुलेटिंग बॉडी। ये देखिए, ये बॉन्ड्स को दो तरह से एक्वायर किया जा सकता है, एक तो प्राइमरी मार्केट में से या सेकेंडरी मार्केट में से। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होगी जहां पे अभी अभी बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, यानी बैंक्स के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है और आप वहां से जाके ले ले रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के बाद आप है ना यहां से बैंक बॉन्ड को खरीद रहे हो, और ये बॉन्ड को जैसा कि मैंने कहा ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाता है, यानी स्टॉक मार्केट पे ये बॉन्ड रखा जाता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये बॉन्ड शेयर मार्केट पर एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं या नहीं। ट्रेड किए जाते हैं। सो इफ एन 81 बॉन्ड होल्डर नीड्स मनी ही कैन सेल इट इन द मार्केट। ऑलराइट, ये एक फायदा है इसका। और इसके अलावा जैसा कि बेसिकली मैंने बताया है आपको, सबसे अच्छी चीज 5 से 10 साल के बाद में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर दिया जाता है आपको। तो जैसा रिस्क है उसी तरह से प्रॉफिट है, इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं 81 बॉन्ड्स के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम। गवर्नमेंट यहां पर बात कर रही है कि नेचुरल गैस की जो टैरिफ लगती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और अलग अलग जगह पर गैस के जो रेट्स हैं वो ज्यादा कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे बहुत कम होते हैं। दैट्स द रीजन वाई हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म आए गैस के लिए, यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम हो। बैकग्राउंड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टैरिफ्स लगती हैं अगर दूर के इलाकों में गैस को सप्लाई करना होता है। तो बैकग्राउंड में इन्होंने ये बताया है कि करंटली जो टैरिफ की पाइपलाइन है, यहाँ पर जो पाइपलाइन बनाई जा रही है वो अलग अलग जोन में बांटने के लिए 300 किलोमीटर के हिसाब से होगी। यानी से फॉर एग्जांपल ये एक जोन है, ये और एक जोन है, और सी और एक जोन है। ये 300 किलोमीटर के हिसाब से मैंने जोन्स को डिवाइड कर दिया है। अगर ए जोन में आपको सप्लाई करना है गैस तो आपको 12 रुपए होगा, और बी जोन में आपको गैस सप्लाई करना है तो इसकी कॉस्ट होगी 24, और लगभग यहाँ पे होगी 36। तो हर जोन में अलग अलग गैस के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम में होगा ये कि 12 रुपए से ही जोन बी में और जोन सी में भी गैस को सप्लाई किया जाएगा। तो वही रीजन क्या है कि इस तरह से अलग अलग प्राइसिंग क्यों होती है। इंडिया का जो इंपोर्टेड नेचुरल गैस है वो वेस्ट कोस्ट के टर्मिनल पर आते हैं, वहां पर प्राइस कम होते हैं बिकॉज लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से डिस्टेंस कम होता है, इसलिए लेबर कॉस्ट भी कम होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन अगर आप ईस्ट में जाते हो, ईस्ट में सप्लाई करते हो, यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेचुरली प्राइस होगा इंक्रीज। इसलिए गवर्नमेंट ने यूनिफाइड प्राइस सिस्टम को प्रपोज किया है। लेकिन आयरनी इस पर यूपीएस में यूनिफाइड प्राइस सिस्टम में ये देखने को मिलेगी, यहां पर 300 किलोमीटर्स के अंदर एक प्राइस यूनिफाइड कर दिया जाएगा और 300 किलोमीटर्स के ऊपर एक प्राइस होगा। यानी यूनिफाइड प्राइसिंग सिस्टम में भी दो प्राइसेस होंगे, एक विद इन 300 किलोमीटर्स और एक बियॉन्ड 300 किलोमीटर्स। यहां पे देखिए आप, द गवर्नमेंट इज प्रोपोजिंग अ यूनिफाइड प्राइस सिस्टम विद वन प्राइस फॉर those transporting gas nearby within 300 kilometers and one price for those transporting gas beyond 300 kilometers. PNGRB यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑलरेडी अपना डिस्कशन पेपर सबमिट किया था इस पर कि सिंगल और यूनिफाइड टैरिफ होनी चाहिए। सो फार क्या हमने प्राइस को बेटर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं? देखिए, प्राइस को बेटर बनाने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसा कि गैस प्राइस पूलिंग 2015। इस प्लान के अंदर होगा ये, डोमेस्टिक गैस कम प्राइस पे मिलेगी वो गैस के हिसाब से जो इंपोर्ट की जाती है। सेकंड, इंडियन गैस एक्सचेंज, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जहां पे ये बायर्स और सेलर्स जैसा कि डिस्कॉम वगैरह जो भी हैं, इन लोगों को अलाउ करेगा कि किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो और किस तरह से आप बेच सकते हो गैस को। जैसा कि इंडिया में 3 हब्स बताए गए हैं,
गुजरात में दाहेज और हजीरा ये 2 जगह हैं जहां पे गैस मिलती है, और तीसरी काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। तो ये 3 जगह नेचुरल गैस के हब है, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। जो भी न्यू डिस्कवरी गैस होगी वो मार्केट बेस्ड प्राइस पर सेल की जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस सीलिंग तय कर दी जाएगी ऑलरेडी। और जैसा कि आपको पता ही होगा, जो गैस प्राइसेस है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो वैरी होता है डिपेंडिंग ऑन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, रिलेटेड वैल्यू चेन क्या आ रही है, पाइपलाइंस और रिटेलिंग जो होता है वो रिलेटेड वैल्यू चेन बताते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, बंडलिंग स्कीम फॉर राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, किसके लिए, कि जो आरटीसी मतलब जो पावर सप्लाई है वो राउंड द क्लॉक होनी चाहिए, मतलब 24 घंटे 365 दिन साल के पूरे दिन हर सेकेंड में आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। अब ये तो जाहिर सी बात है एक ही सोर्स से नहीं पहुंचाई जा सकती, इसलिए यहाँ पे बंडलिंग स्कीम जैसा वर्ड यूज किया है। बंडलिंग यानी एक से 2 चीज होना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगी, विंड होगी या सोलर होगी, ये एक मदद होगी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, और दूसरा होगी थर्मल पावर। इन दोनों को बंडल किया जाएगा ताकि एंड यूजर को बिना किसी इंटरप्शन के 24 घंटे पावर सप्लाई पहुंचाई जाए। ये बेसिकली करेगा क्या, ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। किसको, जो डिस्कॉम है, जो कंपनी है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कॉम्प्लीमेंटेड विथ और बैलेंस्ड विथ कोल बेस्ड थर्मल पावर। वही समझाने की कोशिश की गई है ये पॉइंट में। और ये स्कीम फैसिलिटेट करेगी रिन्यूएबल कैपेसिटी को एडिशन करने में, फुलफिल करने में रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्कॉम्स। अब ये आरपीओ होता क्या है, आरपीओ देखिए एक मैकेनिज्म है बाय विच ऑब्लिगेटेड एंटिटीज जो होती हैं इनके ऊपर ये बाइंडिंग कर दिया जाता है कि ये आपको परचेस करना होगा सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का भी फायदा उठा सके, सोलर एनर्जी का हम फायदा उठा सके। अगर पूरे के पूरे थर्मल पे जा रहे हैं तो ये क्या होगा, सोलर एनर्जी का जो प्लान है हमारा वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि जो भी एंटिटीज होंगे जो रिन्यूएबल परचेस करती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करती हैं, इन लोगों के ऊपर अनिवार्य हो जाएगा कि आप है ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनसे ही सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खरीदने पर आपको थर्मल एनर्जी मिलेगी। ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में आते हैं डिस्कॉम्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स। फर्दर आरपीओस को कैटेगराइज किया गया है 2 चीजों में, एक है सोलर एंड नॉन सोलर आरपीओ। और आरपीओस को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 में प्रोवाइड किया गया है आरटीओस का प्रोविजन। नेक्स्ट आर्टिकल, मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट फॉर बॉट मॉडल। देखिए रिसेंटली इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने थोड़े चेंजेस को अप्रूव किए। थोड़े चेंजेस किसके अंदर, मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट के अंदर थोड़े चेंजेस को अप्रूव किया गया है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा। अब ये एमसीए क्या है, एमसीए यूज होता है बिल्डिंग प्राइवेटली फंडेड हाईवेज, मतलब प्राइवेटली फंडेड जो हाईवेज है उसको बनाने के लिए एमसीए यूज किया जाता है ऑन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल मॉडल। अब देखिए बॉट होता क्या है, देखिए बॉट को समझाता हूं मैं आपको। यहां पे है बॉट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। पहले तो ये जानिए आप, पहले नंबर पे आता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल मॉडल जिसको हम बॉट कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है बॉट एन्यूटी मॉडल, और तीसरे नंबर पे आता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल। मैं ये समझाता हूं फिर बाद में कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। ओहो, यहाँ पे 3 मॉडल के बारे में ही बात किया गया है, और एक मॉडल मैं बताता हूं आपको, HAM मॉडल होता है। इसका मतलब है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, ठीक है। HAM है क्या, पर्टिकुलरली सड़कें बनाने के लिए एक मॉडल यूज किया जाता है जहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को इंक्रीज करने के लिए हम उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं कि आइए हमारे साथ सड़कें बनाइए, जहां पर शुरुआत में फिक्स्ड अमाउंट दी जाएगी एंड बाद में वेरिएबल अमाउंट दी जाएगी इनको। ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होती है हाईवे बनाने में, उसको रिवाइज किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास सिंगल यही मॉडल है, इसके अलावा भी ये सारे मॉडल्स हैं जो मैंने आपको बताया है। फिर HAM है क्या? HAM हाइब्रिड मॉडल है, जैसा कि मैंने बताया ये दोनों मॉडल को मिलाकर बना है। एक तो आता है बॉट एन्यूटी मॉडल और दूसरा होता है EPC मॉडल। अब आइए समझते हैं बॉट एन्यूटी मॉडल क्या होता है। एन्यूटी का मतलब है किस्ते यानी इंस्टॉलमेंट पे करती है गवर्नमेंट, सरकार डेवलपर को हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट पे करती है। बॉट टोल क्या होता है देन? बॉट टोल में जो प्राइवेट डेवलपर है वो सड़क बनाती है, उसको रिकवर करते हैं टोल के द्वारा, टोल के थ्रू। पहले क्या था, सरकार पे करती थी, अब क्या है, टोल के थ्रू रिकवरी होगा इनका जितना भी अमाउंट है। ये बहुत लंबा चलता है, तकरीबन 30 से 60 साल तक ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ पर सरकार की कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, ये लोग को खुद ही, प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं इनको खुद ही ये पैसा वसूल करना होता है टोल पे बैठ के। जो आप हाईवेज पे जाते हैं तो टोल लगता है, आपको टोल गेट चार्जेस लगते हैं, वो यही वसूली की जाती है जो उन्होंने सड़कें बनाने में प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्ट किए हैं वो टोल के द्वारा पब्लिक से लिया जाता है। अब ये EPC क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसको मैं कह सकता हूं ये एक ठेकेदारी मॉडल है। यहाँ पर सरकार सारा का सारा खर्चा उठाती है, वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को क्या बोलती है कि आप आइए अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज लेकर और जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होगा वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, डिटेल्स लेकर आइए और हमें बताइए, और सारे के सारे खर्चे आपको सरकार देगी। जैसे आप घर बनाते हो ठेकेदारी में, वैसे EPC के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। EPC में सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब ये याद रखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से HAM जो है वो एक मिक्सचर है, किसका? बॉट एन्यूटी का एंड EPC का। ठीक है, अब यहां देखना आप, बॉट टोल मॉडल अकाउंट करते हैं ऑलमोस्ट 96% NHAIs के प्रोजेक्ट अवार्ड मिला था 2011-12 में बॉट टोल को। लेकिन रिसेंटली जो पिछले 2 फिस्कल्स थे वहां पे जीरो हो गया है इनका नंबर, जो अवार्ड्स इनके जीरो हो गए ड्यू टू वेरियस इश्यूज MCA में और बॉट टोल प्रोजेक्ट्स में। इसीलिए NHAI नेचुरली शिफ्ट कर रही है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल की ओर। लेकिन ओवर डिपेंडेंस जब बढ़ जाता है EPC और HAM के ऊपर, तब ये एडवर्स इंपैक्ट्स भी दिखा देती है NHAI के फाइनेंसेस पर। Thus, new change in BOT model were proposed to attract private investors. इसीलिए MCA मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब देखिए की फीचर्स और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होंगे जब हम MCA को मॉडिफाइड कर देंगे। ऑलरेडी मॉडिफाइड कर दिया है हमने। पहला होगा रिवाइज रेवेन्यू असेसमेंट, सेकंड होगा लैंड एक्विजिशन, थर्ड होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड। रिवाइज रेवेन्यू असेसमेंट में पहले होता यह था हर 10 साल में एक बार रेवेन्यू असेस की जाती थी प्रोजेक्ट की, अब क्या होगा 5 साल में एक बार होगा। लैंड एक्विजिशन में क्या होगा, बेसिकली होता यह है पूरे के पूरे रोड्स को है ना एक्वायर नहीं करने से पहले हाईवे बनाने का स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग पेटिशंस दाखिल करते हैं, जो अगर किसी के लैंड के ऊपर चले जा रहा है ये प्रोजेक्ट, ये हाईवे, तो इसमें क्या होगा, स्टे लगने के बाद ये प्रोजेक्ट है ना पोस्टपोन होते जाएगा। तो बेसिकली करना ये होगा आपको एटलीस्ट 90% लैंड जो है वो एक्वायर करना होगा, फिर बाद में ही आप है ना ये प्रोजेक्ट को, ये हाईवे बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर सकते हो। अदरवाइज होगा ये पोस्टपोन करने में क्या होगा, कॉस्ट जो है ओवर रन कर जाएगा, पैसा फंसे हुआ ही रहेगा। तीसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड। अगर से कुछ डिस्प्यूट आ जाए तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा 90 डेज के अंदर। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है वो ईयर्स तक चलता था, अभी क्या है 90 डेज में सॉल्व करने की बात चल रही है। ये चेंजेस लेकर आए हैं हम MCA में, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में। अब देखिए HAM क्या है। HAM मैंने कहा था आपको ये एक मिक्सचर है बॉट एन्यूटी का और EPC मॉडल का। एज पर द डिजाइन द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 40%, गवर्नमेंट 40% तो देगी और बाकी का जो बचा हुआ है वो 60% इंस्टॉलमेंट्स पे देगी, यानी 40% प्रोजेक्ट के 5 इयर्स के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको, और एनुअली आपके 60% की जो रकम है जो बाकी है गवर्नमेंट वो आपको चुकाएगी HAM मॉडल में। नेक्स्ट आर्टिकल
नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन NLMC, गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये सेटअप किया है नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। किस लिए? ये मोनिटाइज करेगा स्टेट ओन्ड सरप्लस लैंड को। सरप्लस लैंड वो लैंड है जो स्टेट में तो है, किसकी है पता नहीं है, और इसमें कुछ काम वाम नहीं होता है। ये लैंड को कहते हैं स्टेट ओन्ड, गवर्नमेंट ओन की है ये सरप्लस लैंड। तो इसको मोनेटाइज करने की बात कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट इसलिए मोनेटाइज करना चाह रही है इसको, ये खाली जमीन रखकर फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। हाँ, नुकसान भी नहीं है, लेकिन फायदा कमा सकते हैं हम। फायदा इसलिए कैसा कमा सकते हैं? अगर ये लैंड को प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर लें तो फायदा होगा। बैकग्राउंड में डिस्कस करते हैं हम। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पैनल बनाया था। ये पैनल ने ये रिकमेंड किया है, पैनल ये किसके ऊपर बना था? बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि आप देखिए नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन को सेटअप करिए, जो एक्ट करेगा फैसिलिटेटर जैसा, लैंड को मोनेटाइज करवाने में ये मदद करेगा। और वो लैंड सरप्लस लैंड होगी, गवर्नमेंट ओन की हुई लैंड होगी, और या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की लैंड होगी। यहां पे बताया गया है सरप्लस लैंड और प्रॉपर्टी वो लैंड होती है जो एक्स्ट्रा लैंड होगी। ठीक है, अब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ NLMC क्या होंगे? पहले तो डेवलपमेंट करना है या को डेवलपमेंट करना है वो लैंड को जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और CPSEs की होती हैं, या फिर किसी और गवर्नमेंट के एजेंसीज के। सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री ऑफ पब्लिक लैंड। जितनी भी पब्लिक लैंड है गवर्नमेंट की या CPSEs की या कोई अदर इंस्टीट्यूट्स की जो गवर्नमेंट रन कर रही है, उसका प्रॉपर डेटा मेंटेन किया जाए, ताकि हमें आसानी हो कि कहाँ पे क्या लैंड है और किस तरह से उसको यूज करना हो। डेवलपिंग मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर लैंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट जो अभी हमने देखा है, वैसे ही लैंड डेवलपमेंट्स के लिए भी तैयार किया कर सके। नेक्स्ट इज रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट बैक बाय लैंड एसेट्स। देखिए, हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। सिमिलरली ये जमीनों के भी कुछ इस तरह के शेयर मार्केट में बेचा जा सके, ताकि हम ये प्रोजेक्ट्स के लिए मनी रेज कर सकें। नेक्स्ट इज लीगल मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन एनकम्बरेंसेस रिलेटिंग टू लैंड। क्या किस तरह से लिटिगेशन में क्या कोई लैंड, इसको लीगली मैनेज करें और इसको फ्री ऑफ लिटिगेशन बनाएं। नेक्स्ट इज रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, एविक्शन ऑफ ऑक्युपायर्स। जो लैंड ग्रैबर्स है, अगर ये कब्जा कर लिए तो इनको हटाएं यहाँ से, रिसेटल करें, रिहैबिलिट करें, और ये जो ऑक्युपायर्स हैं उनको एविक्ट करें यहाँ से, मतलब यहाँ से निकालें। और इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आता है कि जितने भी लैंड यूजेज या रेवेन्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शंस हो, ये सबको चेंज करें और इसको मैनेज करें। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।